नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिलेबस ऑफ फिजिक्स ऑफ 11th क्लास। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। देखिए, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, यहां पर एक वर्ड आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी फिजिक्स में की जाती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि हम फिजिकल क्वांटिटी क्या होती यह जानते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी एक कैरेक्टरिस्टिक होती जिसको मेजर किया जा सकता, नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता, और यह फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 20 मीटर, किसी ऑब्जेक्ट का मास 50 kg, तो हम देखिए यहाँ पर 20 मीटर इस लेंथ को नंबर में एक्सप्रेस किया जा रहा। तो लेंथ एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हमने मेजर कर लिया, तो यह एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब देखिए, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट द फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 3 फ्रेंड्स ए, बी एंड सी, जिनमें से 2 फ्रेंड्स ए एंड बी आर लाफिंग। ठीक है, ए और बी जो है हंस रहे हैं। मैं सी से पूछता हूं, सी आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा फ्रेंड आपका ज्यादा हंसा था। मान लीजिए सी कहता है बी, ए जो है बी से ज्यादा हंसा था। मैं उससे पूछता हूं कि आप मुझे यह बताएं कि कितना ज्यादा हंसा था। क्या आप उसे नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं? वह नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ट्वाइस, 2 टाइम्स ज्यादा हंसा था, 3 टाइम्स ज्यादा हंसा था, ठीक है, यह नहीं बता सकता। देखिए अनदर एग्जांपल, मान लीजिए मैं आपसे 2 क्रिकेटर्स के बारे में एक क्वेश्चन करता हूं। मान लीजिए 2 क्रिकेटर्स हैं सर अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स एंड जो रूट। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं, क्या मुझे आप यह बता सकते हो कि कौन सा प्लेयर बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट क्रिकेटिंग प्लेयर है? ऑब्वियसली आप मुझे बताओगे कि सर अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स इज द मोस्ट डेंजरस प्लेयर्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, एक कंप्लीट प्लेयर। बट मैं अगर आपसे यह पूछूं कि बता सकते हैं आप 5 टाइम्स ज्यादा बेटर है, 10 टाइम्स ज्यादा बेटर है, या 100 टाइम्स ज्यादा बेटर है, आप यह नहीं बता सकते। तो देखिए, किसी चीज का अच्छा होना, किसी चीज का अच्छा होना एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ऐसे ही फर्स्ट केस में हंसना, लाफिंग करना एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब देखिए, हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लीजिए 2 गिवन पॉइंट्स ए एंड बी है और इनके बीच का गैप है, इट मे बी एनीथिंग, जो भी हो। तो इस गैप को, ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं और इनके बीच के गैप को आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप मेजर कर सकते हो, तो यह एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच का गैप एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसका नेम मैंने क्या रख दिया? लेंथ। अब देखिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, व्हेन आई पुट दीज 2 बुक्स ऑन माई हैंड, दीज 2 बुक्स प्रेस माई हैंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही जब मैं इन 2 बुक्स को अपने हैंड पर रखता हूं, तो ये 2 बुक्स मेरे हैंड को नीचे की तरफ प्रेस कर दी। इस प्रेसिंग कैरेक्टरिस्टिक को मैं मेजर करता हूं, और यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। और यह कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं नेम क्या देता हूं? मास। देखिए, यहाँ पर ग्रेविटी इन्वॉल्व है, बट मास में यहाँ पर ये वेट कहलाएगा, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, मास मान लीजिए। ठीक है, और देखिए मैं यहां पर कंपैरिजन भी कर सकता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि वेट ऑफ दिस बुक इज इक्वल टू द वेट ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस बुक। इस बुक का वेट जो मेरे लेफ्ट हैंड में है, इस राइट हैंड वाली बुक के वेट से ट्वाइस है। ठीक है, तो मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं। इस बुक का वेट
एक बैलेंस के एक साइड में इस बुक को रखता हूँ और अनदर साइड में इस जैसी 2 बुक्स को रखता हूँ और वहां पर बैलेंस की कंडीशन मेंटेन हो जाती है, इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। अब देखिए आते हैं थर्ड, गैप बिटवीन टू इंसिडेंट्स। जैसे मान लीजिए वन सनराइज से एक दूसरे अनदर सनराइज का गैप, टू इंसिडेंट्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में जितने चार्ज पार्टिकल्स किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से पास होते हैं वह इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। इसको मैं मेजर कर सकता हूँ, नंबर में एक्सप्रेस कर देता हूँ। टेम्परेचर, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है इसको मैं मेजर कर सकता हूँ और यह एक क्या है, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसको काउंट किया जा सकता। ठीक है, काउंट किया जा सकता, नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, सो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए लास्ट में आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, शाइनिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की चमक, इसको मेजर किया जा सकता है, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो हमने स्टडी कर लिया, बट देखिए अभी एक चीज और है जिसको अभी हमें और जानना है। देखिए मान लीजिए मैं आपको 2 डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट्स देता हूं और आपसे पूछता हूं कि यह बताएं कि इनमें किस ऑब्जेक्ट की लेंथ ज्यादा है। इस 2 बुक्स मैं आपसे अगर पूछूं कि इन 2 बुक्स में किस बुक की लेंथ ज्यादा है, तो आप बोलेंगे कि जो बुक इस बुक के नीचे है, ठीक है, अंडर दिस बुक, इस बुक की लेंथ ज्यादा है। बट अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि यह बताएं कि कितनी ज्यादा है, तो देखिए आप एक स्केल, एक स्टैंडर्ड स्केल के बिना, विदाउट एनी स्टैंडर्ड स्केल, यू आर नॉट एबल टू आंसर माई क्वेश्चन। ठीक है, आप मुझे यह नहीं बता सकते कि यह कितनी ज्यादा है, यह लेंथ कितनी ज्यादा है। तो देखिए इसके लिए हमें नीड थी एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाने की। हर फिजिकल क्वांटिटी, हर करेक्टरिस्टिक की एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट या यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी फॉर पर्पस ऑफ कंपेरिजन। देखिए यूनिट जो होती है किसी भी क्वांटिटी की यूनिट, उस क्वांटिटी की स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती, उस क्वांटिटी की, जिस क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी क्वांटिटी के एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ठीक है, और उसका यूज हम कैसे करेंगे, उसका यूज हम कंपैरिजन करने के लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए इस रूम की लेंथ 10 मीटर है, यह हमारी स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड यूनिट से कितनी ज्यादा, 10 टाइम्स ज्यादा। ठीक है, 10 टाइम्स ज्यादा है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का वेट 20 kg है, तो हम यह बता देंगे कि इसका वेट हमारे स्टैंडर्ड वेट 1 kg से 20 टाइम्स ज्यादा है। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे देखिए ह्यूमन बीइंग्स में मेल एंड फीमेल होते हैं ना, उनको कैटेगराइज किया गया मेल एंड फीमेल में ऑन देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज को उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर कैटेगराइज किया गया। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिए इन्हें भी फिर आगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में कैटेगराइज किया गया, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे पहले जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैंट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनको दूसरी क्वांटिटीज में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता।
वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए मैं आपको अभी क्लियर कराता हूँ ये। देखिए जैसे 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन गैप, ए और बी है 2 पॉइंट्स और इनके बीच का ये सेपरेशन गैप है। अब देखिए इस गैप को आप कैसे मेजर करते हैं? आप एक स्केल लाते हैं और उससे इसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं। क्या आप इस गैप को मास की हेल्प से, टाइम की हेल्प से या किसी भी अदर क्वांटिटी की हेल्प से मेजर कर सकते हैं? नहीं ना। आप एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं, आप स्केल लाते हैं और उसे मेजर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए मास है, मास को आप एक स्पेशल मेथड से मेजर करते हैं। टाइम है, टाइम को आप एक स्पेशल मेथड से मेजर करते हैं। टाइम को आप मास से मेजर नहीं कर सकते, लेंथ से मेजर नहीं कर सकते। ऐसे देखिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप स्पेशल मेथड से मेजर करते हैं। किसी अदर क्वांटिटी की हेल्प से आप मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को? नहीं ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी आप किसी अदर क्वांटिटी की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए वह करेक्टरिस्टिक जिसको एक स्पेशल मेथड से मेजर किया जाए वह होती फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आपको यह डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। देखिए डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, जिनको एक्सप्रेस किया जा सकता अदर क्वांटिटीज में। देखिए जैसे स्पीड होती, स्पीड इक्वल टू होती, देखिए एस इक्वल टू होती डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए स्पीड को आप मेजर करते हैं किन क्वांटिटीज की हेल्प से? डिस्टेंस एंड टाइम से। ठीक है, फोर्स को आप मेजर करते हैं मास एंड एक्सेलरेशन की हेल्प से, m इंटू ए। डिराइव्ड क्वांटिटीज, इनको जो डिराइव किया जा रहा है ना वो अदर क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव किया जा रहा है। देखिए यहां पर आपने स्पीड को डिस्टेंस एंड टाइम के बेस पर डिराइव किया, ऐसे फोर्स को मास एंड एक्सेलरेशन के बेस पर डिराइव किया। अब देखिए फिजिक्स में आप जो कुछ भी स्टडी करते हैं, व्हाटसोएवर यू स्टडी इन फिजिक्स डिपेंड ऑन दीज क्वांटिटीज। अब फिजिक्स की कोई सी भी क्वांटिटीज को देख लीजिए या फिजिक्स की किसी भी क्वांटिटी को स्टडी कर लीजिए, डिराइव क्वांटिटी की। देखिए फोर्स में मास, एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर मैं इसे लिख सकता हूं मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी किसके इक्वल होती? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। ठीक है, देखिए यहां पर क्या क्या आ गया? मास, डिस्टेंस, लेंथ और टाइम। तो आप कोई सी भी फिजिक्स की डिराइव क्वांटिटी को स्टडी कर लीजिए, आपको उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी मिलनी ही मिलनी। ठीक है, वो किस पर डिपेंड होगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। देखिए एनर्जी, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी के हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, वी की जगह लिख सकता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, टाइम इज, देखिए मास, डिस्टेंस एंड टाइम, ऑल दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखिए फिजिक्स में आप कुछ भी स्टडी कर लीजिए, इन 7 क्वांटिटीज में से ही वो मिलेगा आपको। ठीक है, और देखिए 2 क्वांटिटीज और होती, वो कहलाती सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, दैट आर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड जो होता वह कहीं नहीं बदलता है, इट डजंट चेंज एनीवेयर। इन स्टैंडर्ड यूनिट्स को, इन फिजिकल क्वांटिटीज की स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर को डिफाइन करते हैं। देखिए 1 मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर को हम एक स्केल की लेंथ को भी मान सकते थे। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि आज से यह जो लेंथ है, इस स्केल की लेंथ को हम 1 मीटर मानेंगे। बट देखिए मैंने अभी आपको एक चीज बताई है कि स्टैंडर्ड होता क्या है? स्टैंडर्ड वह होता जो कहीं भी चेंज नहीं होता, विच डजंट चेंज एनीवेयर।
अब देखिए, इसके लिए आइंस्टीन ने एक थ्योरी पब्लिश की। उन्होंने यह बताया किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ फिक्स नहीं होती और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड करती है। एक स्प्रिंग लीजिए आप और उसके एक एंड को किसी भी स्प्रिंग से टाई कर बांध कर उसको रोटेट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप रोटेट करते हो और उसकी रोटेटिंग स्पीड को इंक्रीज करते जाते हो, तो आप देखते हो कि उसकी जो लेंथ है वह इंक्रीज होने लगती है। तो देखिए, उन्होंने यह बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वह स्पीड के साथ इंक्रीज होती है। और स्पीड मान लीजिए बहुत ही ज्यादा हो, बहुत ही ज्यादा, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप स्पीड को इतना ज्यादा कर दें तो उसकी लेंथ में डेफिनेटली चेंज आ सकता है। ठीक है। अब देखिए, प्लैनेट टू प्लैनेट, हर एक प्लैनेट की जो स्पीड होती, मान लीजिए अभी जो मैंने आपको एक स्केल दिखाया था, इसकी लेंथ यहाँ पर 1 मीटर ले ली गई। अब किसी दूसरे प्लैनेट मार्स पर जिसकी स्पीड अर्थ से डिफरेंट है, तो वहां पर इसकी लेंथ में चेंज आ सकता है। अगर उसकी स्पीड ज्यादा हुई तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती, और थोड़ी कम हुई तो इसकी लेंथ डिक्रीज हो सकती। तो देखिए, हम इसे स्टैंडर्ड नहीं मान सकते थे। तो देखिए, हमने जो मीटर को डिफाइन किया वह डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट जो होती वह वैक्यूम में चेंज नहीं होती। ठीक है। और देखिए, लाइट की स्पीड जो होती कितनी होती, 299,792,458 मीटर पर सेकंड। देखिए, स्पीड भी बेसिकली लेंथ ही होती, उसके साथ स्पेशलिटी क्या लगी हुई होती कि 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती या लेंथ ट्रेवल की जाती उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो देखिए, 1 सेकंड में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 299,792,458 मीटर। अब जितने टाइम में यह लाइट 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम बोलेंगे कि यह 1 मीटर लेंथ है। ठीक है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप 10 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है। तो आप 1 मीटर डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल करेंगे, 10/20 सेकेंड इक्वल टू हाफ सेकेंड। आप 1 मीटर डिस्टेंस हाफ सेकेंड में ट्रेवल करेंगे। ऐसे ही देखिए, लाइट 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती, 299,792,458 मीटर। ठीक है। और 1 मीटर डिस्टेंस को कितने सेकेंड में ट्रेवल, 1/299,792 सेकेंड। ठीक है। 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी, 1/299,792,458 सेकेंड। तो देखिए, लाइट 1/299,792,458 सेकेंड में या 1 सेकेंड के 299,792,458 पार्ट में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती उसको हम बोलेंगे 1 मीटर। मीटर, देखिए 1 मीटर क्या है, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द path traveled by the light in the vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of a second। 1 सेकेंड के 299,792,458 पार्ट में जितनी डिस्टेंस लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती उसको बोलते हैं। अब देखिए, इसके बाद लेते हैं हम किलोग्राम। देखिए, किलोग्राम जो है, देखिए अब आते हैं किलोग्राम पर। देखिए, किलोग्राम जो है, किलोग्राम 1 केजी जो है एक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एक सिलिंड्रिकल पीस है। ठीक है। जो फ्रांस के फ्रांस के उस ऑफिस में जहां पर वेट्स को मेजर किया जाता वहां पर रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्या, 1 केजी। देखिए, यहां पर प्लेटिनम इरिडियम एलॉय क्यों यूज किया गया, क्योंकि यह एयर के कांटेक्ट में आकर रस्ट वगैरह या एयर के कांटेक्ट में आकर ऑक्साइड नहीं बनाता, एयर के साथ ऑक्साइड नहीं बनाता। मान लीजिए यहां पर हम आयरन यूज करते
तो आयरन एयर के कांटेक्ट में आकर ऑक्साइड बना लेता और जिसकी वजह से उसका मास चेंज हो सकता था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम को चूज किया गया। अब हम चलते हैं सेकंड। देखिए, वन सनराइज से अनदर सनराइज का जो गैप होता वन डे कहलाता। अब देखिए, क्या अर्थ पर यह गैप जितना होता है क्या किसी दूसरे प्लेनेट पर भी इतना ही हो सकता है गैप? नहीं हो सकता, नहीं। तो देखिए, हमने जो सेकंड को डिफाइन किया, सेकंड को भी स्पीड ऑफ लाइट से डिफाइन किया। इसमें हमने क्या किया, देखिए अभी आप आगे जाकर 12th क्लास में बोर्स थ्योरी ऑफ एटम पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए यह एक एटम है, ठीक है, एटम, यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक, और यह फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, देन सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, देन थर्ड ऑर्बिट। देखिए, नेचर ने जिस इलेक्ट्रॉन को जिस ऑर्बिट में मूव करने के लिए रखा और उसको यह अलाउ किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करता वह उसी ऑर्बिट में मूव करेगा। मान लीजिए यह है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। यहां पर रिवॉल्यूशन करने के लिए इसको 10 जूल एनर्जी की नीड होती, यहां पर मूव करने के लिए 20 जूल। देखिए, यहां पर 10 जूल, यहां मूव करने के लिए 20 जूल एनर्जी की नीड होती। अब देखिए क्या है, आप क्या करते हैं, इसे आउटसाइड से एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं इस ऑर्बिट में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन। इसके पास एनर्जी होती 10 जूल स्टार्टिंग में, फिर जब आप इसे एनर्जी दे देते हो एक्स्ट्रा 10 जूल और, तो इसके पास हो जाती है 20 जूल। अब देखिए, 20 जूल एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन के पास है वह रिवॉल्यूशन करता सेकंड ऑर्बिट में, और यहां पर जो अलाउ है कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 10 जूल। अब यह इलेक्ट्रॉन क्या करता, यह एक्साइट होकर इस ऑर्बिट में आ जाता। बट देखिए, नेचर ने क्या अलाउ किया, जिस ऑर्बिट में आपको मूव करना है वो आपको वहीं पर रहना। यह जंप कर कर इस ऑर्बिट में जाता तो है, बट अगेन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट, फिर दोबारा अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में लौट कर आता है, अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में लौटता है, ठीक है, इस तरीके से ऑसिलेशंस करते हुए कितने ऑसिलेशंस करता, 9192631770 ऑसिलेशंस। इतने ऑसिलेशंस करते में यह जितना टाइम लेता उसको बोलते हैं हम 1 सेकेंड। ठीक है, क्या किया जाता, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाता आउटसाइड से एनर्जी देकर, वह इलेक्ट्रॉन जंप कर कर फॉरवर्ड ऑर्बिट में चला जाता है। बट नेचर ने क्या अलाउ किया है, जिस ऑर्बिट में आपको मूव करना है आपको वहीं पर रहना है। यह एक्स्ट्रा 10 जूल एनर्जी को रेडिएट करता हुआ अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में लौटता है। ठीक है, और जो 10 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी थी ना इसके पास, उसको यह रेडिएट कर देता इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। The second is the duration of 9192631770 periods of radiations corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atom। इसके लिए जो एटम चूज किया गया कौन सा है, वो cesium-133 एटम। ठीक है,